पिछले लेक्चर में हम लोग बच्चों किसी प्लेन की इक्वेशन की जनरल फॉर्म देख चुके हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, अर्थात वो तीनों वेरिएबल्स, तीनों कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड में एक लीनियर इक्वेशन होती है, एक रेखिक समीकरण होती है। अब बच्चों यदि मुझे किन्हीं 3 पॉइंट्स से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो तो मैं कैसे काम करूंगा बच्चों, मैं इस बारे में बात कर लेता हूं। बच्चों मुझे किसी प्लेन पर लाई करने वाले 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। बच्चों मुझे किन्हीं 3 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात है और मुझे कहा है कि उन तीनों बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण बताइए, अर्थात एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसमें पॉइंट्स ए बी और सी मुझे गिवन है। मुझे यूं कहा जाए कि मुझे उस प्लेन की इक्वेशन बतानी जिसमें ए बी सी है, या यूं कहा जाए कि ए बी सी को कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन बतानी। कैसे काम करेंगे हम लोग ऐसा तो प्रॉब्लम के माध्यम से पिछले लेक्चर में ही समझ चुके हैं, बट फिर भी हम एक फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, एक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं। सो मैं काम करता हूं बच्चों, जो प्लेन मुझे फाइंड आउट करना है उसकी इक्वेशन में सपोज कर लेता हूं, लेट इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इज ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। माना कि वो समतल जो मुझे ज्ञात करना अर्थात जो अज्ञात है उसकी समीकरण ये है बच्चों, इससे मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब बच्चों यहां पर क्या गिवन है, यहां पर ये गिवन है कि जो पॉइंट ए है वो प्लेन में लाई कर रहा है, पॉइंट ए लाइज ऑन प्लेन। बच्चों ये पॉइंट ए जो है वो प्लेन पे लाई कर रहा है, और अगर पॉइंट ए प्लेन पे लाई कर रहा है तो लाजमी है कि उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, उसके जो निर्देशांक होंगे बच्चों, वो समतल के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो ये लीजिए बच्चों, मैंने प्लेन की इक्वेशन में उसे रख दिया। हमें क्या गिवन है बच्चों, ये पॉइंट प्लेन में लाई कर रहा है, और अगर ये प्लेन में लाई कर रहा है तो ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक इसी तरह से बच्चों जो पॉइंट बी होगा वो भी प्लेन में लाई कर रहा है तो वो भी प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है बच्चों, x2 y2 z2। तो ये आपके पास में उस स्थिति में कंडीशन आ गई बच्चों जब पॉइंट बी प्लेन पर लाई कर रहा है, और इसी तरीके से बच्चों पॉइंट सी प्लेन में लाई कर रहा है, और अगर वो लाई कर रहा है तो लाजमी है बच्चों उसके कोऑर्डिनेट्स भी प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों मैंने माना कि जो समतल मुझे ज्ञात करना है उसकी समीकरण ये है। अब चूंकि बिंदु ए उस पर स्थित है इसलिए वो उसको सेटिस्फाई करेगा, चूंकि बी बिंदु उस पर स्थित है इसलिए वो भी सेटिस्फाई करेगा, और इसी तरीके से बच्चों सी भी उसी पर स्थित है इसलिए वो भी उसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करा दिया बच्चों। इस तरीके से 4 वेरिएबल्स ए बी सी और डी में मेरे पास में 4 इक्वेशंस बन गई बच्चों। अब मैं एक काम करता हूं, इन चारों इक्वेशन से मैं क्या करता हूं बच्चों, ए बी सी और डी को एलिमिनेट कर देता हूं। किन से एलिमिनेट करा बच्चों, मैंने इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4 से मैंने ए बी सी डी इन चारों को एलिमिनेट करा। जब इन चारों को मैं एलिमिनेट करूंगा तो मैं क्या पाऊंगा बच्चों, ए बी सी डी को एलिमिनेट कर दीजिए तो आपको मिलेगा यहां पर x, यहां पर मिलेगा बच्चों क्या y, यहां पर मिलेगा z और यहां पर मिलेगा 1। इसी तरीके से यहां पर मुझे मिलेगा क्या, इसमें देखा जाए तो एक को एलिमिनेट करा तो x1 मिल गया, इधर एलिमिनेट करा तो y1, इधर z1, इधर 1, और इसी तरीके से यहाँ एलिमिनेट किया तो x2 आ गया, इधर y2 आ गया, इधर z2 आ गया, इधर 1 आ गया, और यहाँ पर भी वही पिक्चर चलाएंगे बच्चों तो ये x3, y3, z3, 1, और ये जो डेटर्मिनेंट है बच्चों ये डेटर्मिनेंट किसके बराबर हो चुका, 0 के। मैंने क्या करा, सिंपल सा काम ये करा बच्चों कि चारों वेरिएबल्स ए बी सी और डी को एलिमिनेट कर दिया, मैंने उन्हें विलोपित कर दिया, तो ये पिक्चर बनेगी। अब एक काम कर सकते बच्चों, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। सो मैं डेटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगाता हूं बच्चों, मैं R2 को लिख लेता हूं R2 माइनस R1। इसी तरीके से R3 को लिख लेता हूं R3 माइनस R1, और ऐसे ही बच्चों R4 यानी कि 4th रो आई एम एक्सप्रेसिंग एज R4 माइनस R1। जब मैं ये लिखूंगा तो क्या पिक्चर बनकर आएगी बच्चों, ये होगा x, और यहां पर क्या होगा x1 माइनस x, यहां पर x2 माइनस x, और यहां पर x3 माइनस x।
कुछ यही पिक्चर बनेगी। और ये तो चलिए रहा y, और ये क्या होगा बच्चों y1 माइनस y, और ये क्या बच्चों y2 माइनस y, और ये z2 माइनस z, और ये बच्चों z, ये z1 माइनस z, z2 माइनस z, z3 माइनस z, और ये रहा 1, ये रहा 0, ये रहा 0, और ये रहा 0, और इज इक्वल टू 0। बच्चों मैंने डिटरमिनेंट की एक साधारण सा प्रगुण का उपयोग करा, यहाँ पर ये पिक्चर बनकर आ गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, ये है x, ये y, z 1। अब मैं जब इसे एक्सपांड करूंगा तो 1 के अबाउट एक्सपांड करूंगा, तो 1 के अबाउट एक्सपांड करूंगा तो ये सारे टर्म्स हमारे पास में आएंगे, और बाकी जो है बच्चों ये तो वैसे भी 0 0 0 हो गए। भाई मैं फोर्थ कॉलम के अबाउट इस डिटरमिनेंट को, इस सारणिक को प्रसारित कर रहा हूं, एक्सपांड कर रहा हूं। जब मैं एक्सपांड करूंगा तो मेरे पास में क्या पिक्चर बनेगी बच्चों, ये 1 को छोड़ दिया जाए तो बाकी क्या होगा x1 माइनस x, y1 माइनस y, और z1 माइनस z। इसी तरीके से x2 माइनस x, y2 माइनस y, z2 माइनस z, और क्या बच्चों x3 माइनस x, और क्या y2 माइनस यहाँ कुछ गलती करी है मैंने, यस यहाँ पर मैंने क्या लिखना चाहिए था y3 माइनस y। सो ये y3 माइनस y होगा, और ये क्या होगा z3 माइनस z इज इक्वल टू 0। ये आपके पास में बन चुका बच्चों। तो ये उस प्लेन की इक्वेशन आ गई जिसमें ये तीनों पॉइंट्स हैं, जिसमें ये तीनों बिंदु स्थित हैं। अब चाहे तो माइनस साइन यहाँ से, माइनस साइन यहाँ से, माइनस साइन यहाँ से कॉमन निकाल दें। जब ऐसा कॉमन निकाल देंगे तो ये x माइनस x1, और ये क्या बच्चों y माइनस y1, और ये क्या बच्चों z माइनस z1। ऐसे ही ये x माइनस x2, y माइनस y2, और क्या z माइनस z2, और ये क्या x माइनस x3, y माइनस y3, और बच्चों z माइनस z3। सो व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज 3 पॉइंट। बच्चों ऐसे 3 बिंदुओं के निर्देशांक अगर मुझे ज्ञात हो जो समतल पर स्थित हैं तो उसकी समीकरण किस प्रकार से ज्ञात की जाती है बच्चों। एक इक्वेशन को लिखने का एक तरीका तो मेरे पास में ये है, और दूसरा तरीका मेरे पास में प्लेन की इक्वेशन को लिखने का ये है बच्चों। आप इन्हें दोनों को कॉपी कर लीजिएगा। और प्रीवियस लेक्चर के दौरान हम लोगों ने जो प्रॉब्लम सॉल्व करी थी जिसमें कि 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन मुझे निकालनी थी, तो वो आप यहां रखकर देख लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। अब क्या करूं बच्चों मैं, चलिए तो ये प्लेन की इक्वेशन को फाइंड आउट करने का ये तरीका है। अदरवाइज और भी तरीके, हम ये जो इक्वेशन है इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता था। कैसे लिखा जा सकता था मैं बताता हूं बच्चों। मैंने ऐसे 3 पॉइंट्स, इन तीनों पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। सो मैंने मान लिया कि चलिए आप प्लेन की इक्वेशन ये लीजिए, कुछ ऐसी मान ली भाई। चूंकि x1 y1 z1 प्लेन पर है इसलिए लाजमी बच्चों मैं ऐसा लिख दूं तो मैथमेटिकली मैं कतई गलत नहीं हूं। और चूंकि बच्चों पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 y2 z2, वो क्या है, इट इज लाइंग ऑन प्लेन। बच्चों वो समतल पर है, और चूंकि वो समतल पर है इसलिए लाजमी बच्चों वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये लीजिए मैंने उसे प्लेन की इक्वेशन में रखकर उसे सेटिस्फाई करा दिया। ये लीजिए जनाब, ये आपके पास आया। अब क्या करेंगे, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। और क्या बच्चों ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूं, चूंकि पॉइंट सी भी प्लेन पे लाई कर रहा है इसलिए वो भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर होगा x3 माइनस x1 और y3 माइनस y1, और क्या c z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। सो ये कौन सी इक्वेशन बनकर आई, थर्ड इक्वेशन बनकर आई। अब आप एक काम कीजिए, इन तीनों से एलिमिनेट कर लीजिए। आप इन तीनों से किन्हें एलिमिनेट करेंगे बच्चों, इन तीनों से ए बी सी को एलिमिनेट कर लीजिए। एलिमिनेटिंग ए बी सी फ्रॉम दीज 3 इक्वेशंस। हम क्या लिख सकते हैं, एलिमिनेटिंग ए बी एंड सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1st, 2nd एंड 3rd। तो जब इन्हें एलिमिनेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपको जो मिलेगा वो मिलेगा x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 मिल चुका। और ऐसे ही यहां पर क्या आएगा x2 माइनस x1, और ये क्या y2 माइनस y1, और ये क्या z2 माइनस z1। और इसी तरीके से बच्चों यहां पर क्या होगा x3 माइनस x1, y3 माइनस y1,
Z3 माइनस Z1। सो ये आप देख सकते हैं डिट्टो वही इक्वेशन आई है जो ये थी। आप बोलेंगे सर यहाँ तो x माइनस x2 था, यहाँ पर वो है। तो कोई बात नहीं बच्चों, इस इक्वेशन को भी तो मैं ऐसा लिख सकता हूं। जब मैं एक काम करूंगा, मैं यहां पर अगर R2 को लिख दूंगा R2 माइनस R1, सो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, सो वही फॉर्म आएगी। अरे माइनस करके देख लेते हैं, चलिए। ये देखिए पहला वाला तो x माइनस x1, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये x1 माइनस x2 होगा। ऐसे यहाँ पर y1 माइनस y2 होगा, ऐसे यहाँ पर z1 माइनस z2 होगा। माइनस साइन कॉमन निकाल दीजिए, यही पिक्चर बनेगी। और इसी तरह से यहाँ पर भी यही काम करेंगे, तो ये क्या होगा बच्चों, x1 माइनस x3, y1 माइनस y3, z1 माइनस z3। और बाकी फर्स्ट रो तो जैसी थी वैसी की वैसी। सो आप इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल दीजिए, यही क्वेश्चन बनेगी। माइनस साइन कॉमन निकाल दीजिए, यही क्वेश्चन बनेगी। सो अल्टीमेटली बात तो वही आ रही है। सो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। होप आपको ये बात समझ में आई है बच्चों, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। सो किन्हीं 3 पॉइंट्स से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन आप चाहें तो हमने जो पिछले लेक्चर के दौरान जिस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करी वो तो कर ही सकते हैं, अदरवाइज वी कैन मेक द फॉर्मूला। कॉपी कर लीजिए बच्चों। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब मुझे अगर यही काम वेक्टर फॉर्म में करने को दे दिया जाए तो वेक्टर फॉर्म में कैसे करेंगे वो भी कोशिश कर लेते हैं। भाई हमें बोला है कि आप साहब प्लेन की इक्वेशन बताइए। आप प्लेन की इक्वेशन बताइए। कैसे प्लेन की इक्वेशन बताइए? ऐसे प्लेन की इक्वेशन बताइए जिसमें किन्हीं 3 पॉइंट्स के पीवी आपको गिवन है। बच्चों ए का पीवी आपको गिवन है, अब बी भी उसी प्लेन में है, उसका पीवी भी आपको गिवन है। इसी तरीके से सी, उसका पीवी भी आपको गिवन है और आपको इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। क्या किया जाए? चलिए देख लेते हैं। मैं इसे तो मिटा दूं बच्चों। चलिए साहब, हमने कार्टेशियन फॉर्म में कैसे काम करना है, कार्तिक रूप में हमने किस तरह से काम करना है वो तो हम समझ चुके। अब यहां पर यदि हम इस बारे में बात करें बच्चों, इफ आई वांट टू डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज 3 पॉइंट्स, हाउ आई कैन प्रोसीड अहेड। देखिए हमारे पास में अगर ये तीनों पॉइंट्स हमें गिवन हैं तो किस तरह से पिक्चर बनेगी बच्चों। अब देखिए हम यहां पर जानते हैं कि प्लेन की जो इक्वेशन होती है उसकी फॉर्म होती है r माइनस r1 वेक्टर और डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। अगर मुझे प्लेन पर किसी पॉइंट का पीवी पता हो और प्लेन पर मुझे नॉर्मल वेक्टर पता हो तो प्लेन की इक्वेशन ये होती है। यदि मुझे प्लेन पर किसी पॉइंट का पीवी पता हो और साथ में मुझे क्या पता हो बच्चों, प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर पता हो, तो मेरे पास में प्लेन की इक्वेशन यही होती है। सो अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए बच्चों, हम जब पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करेंगे तो हमें एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो उसी प्लेन में होगा। हमें एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो उसी प्लेन में होगा। इसी तरीके से जब मैं ए और सी को ज्वाइन करूंगा, सो सी चलिए यहां मान लिया, सो मुझे एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो उसी प्लेन में होगा। भाई हमने क्या करा, अब प्लेन, ये प्लेन था, इसी प्लेन में कोई पॉइंट ए लिया, इसी में कोई पॉइंट बी है, इसी में कोई पॉइंट सी, इसी प्लेन में ही दे रखे ना। सो आपने जब ए बी वेक्टर बनाया तो वो उसी प्लेन में होगा और ए सी वेक्टर बनाया वो भी उसी प्लेन में होगा। सो ए बी वेक्टर क्या होगा बच्चों, ए बी वेक्टर होगा पीवी ऑफ बी माइनस पीवी ऑफ ए। इसी तरीके से AC वेक्टर जो होगा वो क्या होगा बच्चों, पीवी ऑफ C माइनस पीवी ऑफ A। दिस इज AB वेक्टर, दिस इज AC वेक्टर। होप आपको समझ में आया है। अब ये जो AB वेक्टर और AC वेक्टर होंगे वो इसी प्लेन में होंगे। पॉइंट A, B, C तीनों प्लेन में हैं, तो उन तीनों पॉइंट्स में से कोई भी दो को ज्वाइन करने वाला वेक्टर बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो उसी प्लेन में ही होगा। सो ए बी वेक्टर प्लेन में है, BC वेक्टर प्लेन में है, CA वेक्टर प्लेन में। मैंने AB और AC के बारे में बात कर ली, ये लीजिए। सो जो प्लेन पर नॉर्मल होगा, जरा दिमाग लगाइए, जो प्लेन पर नॉर्मल होगा बच्चों, ये आपके पास में प्लेन में ही पॉइंट्स हैं। ये मैं बना देता हूं A, ये लीजिए जनाब B और ये लीजिए जनाब C। अब AB जो है वो ऐसा है और AC जो है वो ऐसा है। होप आपको दिख रहा है, ये देखिए इस तरह से। तो जो प्लेन पर नॉर्मल होगा वो AC और AB दोनों के नॉर्मल होगा। जो प्लेन पर नॉर्मल होगा वो AB और AC के भी नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा बच्चों, नॉर्मल जो वेक्टर है n वेक्टर जिसे आपने नाम दिया है वो n वेक्टर इस प्लेन के नॉर्मल है, मतलब वो AB और AC के नॉर्मल है। सो आई कैन से n वेक्टर जो है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है, AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। Can't I write this?
बिकॉज वी नो दैट जब कभी हम किन्हीं दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो हमें जो वेक्टर मिलता है वो ऐसा होता है जो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। जब कभी मैं किन्हीं दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो मुझे एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, उन दोनों के लंबवत होता है। सो ए बी क्रॉस ए सी इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। किन दोनों के? ए बी और ए सी के। और ए बी ए सी कहां है? कागज के प्लेन में या उस प्लेन में जिसकी इक्वेशन मुझे बतानी है, मतलब प्लेन के ही नॉर्मल होगा। सो हमारे पास में एन वेक्टर क्या होगा बच्चों? एन वेक्टर जो होगा वो होगा बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए बच्चों, बी क्रॉस सी आ गया माइनस बी क्रॉस ए आ गया माइनस ए क्रॉस सी आ गया और माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस ए आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में बच्चों अगर ऑर्डर को रिवर्स कर दिया जाए तो वैल्यू चेंज हो जाती है, एब्सोल्युटली नेगेटिव हो जाती है। तो माइनस बी क्रॉस ए कैन बी रिटन एज ए क्रॉस बी, और ये क्या होगा बच्चों? बी क्रॉस सी, और ये क्या होगा बच्चों? सी क्रॉस ए। सो व्हाट इज दिस? नथिंग बट एन वेक्टर। ये वो सदिश आ गया जो आपको फाइंड आउट करना था, अर्थात उस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर आ गया। ये आ गया बच्चों एन वेक्टर। एन वेक्टर आपके पास में आ चुका है। और अब मैं मान लेता हूं, चलिए, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, माना कि समतल की समीकरण जो है बच्चों वो ये है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर और डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये भाई R1 वेक्टर क्या होता है? प्लेन पर ही कोई पॉइंट होता, तो प्लेन पर वो पॉइंट को मैं ए भी ले सकता था, बी भी ले सकता था, सी भी ले सकता था, तो मैंने ये ले लिया, ए ले लिया, R माइनस ए। और जहां तक सवाल है बच्चों एन का, सो वो है ए क्रॉस बी प्लस क्या बच्चों? बी क्रॉस सी प्लस क्या बच्चों? सी क्रॉस ए, और इज इक्वल टू कितना? 0। ये आपके पास आया। अब अगली स्टेप में क्या कर सकते हैं आप? अगली स्टेप में बच्चों आर का इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आर डॉट ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए माइनस ए डॉट ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आएगी पिक्चर। मेरे ख्याल से तो मैंने सही करा है। यस। अब क्या होगा बच्चों? अब जरा आप ध्यान दीजिए। सो ये आर डॉट ए क्रॉस बी, हम जैसा एलएचएस पे जैसा लिखा है वैसा भी लिख सकते हैं, बट अगर मैं इसको थोड़ा सा कुछ अलग लिखना चाहूं कि आर डॉट ए क्रॉस बी प्लस आर डॉट बी क्रॉस सी प्लस आर डॉट सी क्रॉस ए, ये लीजिए आपके पास आया। और इज इक्वल टू क्या बच्चों? इज इक्वल टू हमारे पास में माइनस साइन को मैं आरएचएस पे लेके जाता हूं। अब माइनस साइन को मैं आरएचएस पे लेके चला गया, सो क्या होगा? ये हो जाएगा बच्चों ए डॉट ए क्रॉस बी, और फिर क्या? ए डॉट बी क्रॉस सी। मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूं बच्चों, मैं कोई भी स्टेप डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं। सो ये हमारे समक्ष एक पिक्चर बनकर आ गई। अब मैंने क्या करा, हम यहां पर क्या करना चाह रहे हैं? हम यहां पर बच्चों एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जो किन्हीं 3 पॉइंट से पास हो रहा है, या यूं कहा जाए कि जिस पर लाई करने वाले किन्हीं 3 पॉइंट्स के पीवी दे रखे हैं, तो वो ये आया। और आर डॉट ए क्रॉस बी मतलब ये हो गया बच्चों आर वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर का एसटीपी, इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, भैया एसटीपी है। इसी तरीके से ये क्या होगा? ये होगा जनाब आर वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, और ये क्या होगा? आर वेक्टर, सी वेक्टर, ए वेक्टर। भाई आर डॉट ए क्रॉस बी आर ए बी का एसटीपी, ये आर बी सी का एसटीपी, या आर सी ए का एसटीपी। और हम जानते हैं बच्चों एसटीपी में अगर कोई दो वेक्टर सेम होते तो वैल्यू 0 होती है, कोई दो वेक्टर सेम होते तो वैल्यू 0 होती है। सो वो तो 0 हो जाएगा। और इज इक्वल टू में आपके पास में क्या आ गया बच्चों? इज इक्वल टू में आ गया आपके पास में ए बी सी। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। This is the equation of plane containing any 3 given points. प्लेन पर ऑब्वियसली इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, सो उसमें से अगर कोई 3 पॉइंट्स के पीवीज हमको गिवन है या किन्हीं 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अगर हमको गिवन है, तो उस प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ चुका है। हाउ टू डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। सो हम जो है प्रीवियस लेक्चर के दौरान हम लोगों ने जो प्रॉब्लम सॉल्व करी, आप कार्टेशियन प्रॉब्लम को वेक्टर फॉर्म में चेंज करके भी करके देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। सो किस तरीके से किसी समतल के समीकरण का कार्तिक रूप ज्ञात, वैसदिश रूप ज्ञात किया जाता है। होप आपको समझ में आया, कॉपी कर लीजिएगा बच्चों। चलिए हम लोग आगे बढ़े।
बिल्कुल बिल्कुल बनना ही पड़ेगा। सो हमें यहां पर हमने क्या करा बच्चों, हमने यहां पर प्लेन की इक्वेशन बताई है, जबकि प्लेन पर कोई 3 पॉइंट्स के पीवीज या 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन थे। और ऐसा जो आपने कार्टेशियन फॉर्म अभी जो बनाई थी, उस कार्टेशियन फॉर्म को भी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में भी। अगर आप इस वेक्टर फॉर्म को अगर कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपको वही डिटरमिनेंट मिलेगा जो भी थोड़ी देर पहले आपने लिखा था। चलिए मैं अब आगे यहां पर कुछ और भी काम करना चाह रहा हूं बच्चों। मुझे किसी प्लेन की इक्वेशन बतानी है। मुझे यहां पर किसी प्लेन की इक्वेशन बतानी बच्चों जिस पर मुझे किसी पॉइंट का पीवी दे रखा है। मुझे यह कहा है कि ये प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है और मुझे साथ में इस प्लेन के पैरेलल कोई 2 वेक्टर्स दे रखे हैं। ये लीजिए, मुझे इस प्लेन के पैरेलल कोई 2 वेक्टर्स दे रखे हैं इस तरह से। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया बच्चों। इस बार क्या कहा है कि आपको उस प्लेन की इक्वेशन बतानी है जिसमें पॉइंट ए लाई कर रहा है और जो पॉइंट्स और जो वेक्टर बी और सी के पैरेलल है, जो सदिश बी और सी के क्या है बच्चों, समानांतर है। तो जरा देखें हम कैसे काम करेंगे। मैं बताता हूं आपको फिर से बच्चों। मुझे प्लेन की इक्वेशन बतानी है, ये रहा वो, इस प्लेन की मुझे इक्वेशन बतानी है। चलिए ये लीजिए, मुझे इस प्लेन की इक्वेशन बतानी है। जबकि क्या गिवन है आपको गिवन है इस प्लेन पर कोई पॉइंट, और आपको ये गिवन है कि ये जो प्लेन है वो किसी वेक्टर बी और किसी वेक्टर सी के पैरेलल है। भाई ये कोई वेक्टर बी होगा और ये कोई वेक्टर सी होगा, तो आपको इस प्लेन की इक्वेशन बतानी है। कैसे करें? वीडियो को रोक करके आप खुद से कोशिश कर सकते हैं बच्चों। एज सच तो कुछ लोग इनको फार्मूलों का नाम देंगे कि सर ये फार्मूले हैं, आप इन फार्मूलों को क्यों डिराइव करा रहे हो, तो हम ऐसे कैसे यूज कर सकते हैं। बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं एग्जाम में। भैया जो फार्मूले हम डिराइव कर रहे हैं, इन फार्मूलों को डायरेक्ट यूज करके आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और अमूमन मैथमेटिक्स जो करा जाता है वो ऐसे ही करा जाता है कि कुछ आइडेंटिटीज, कुछ फार्मूले हमको पता होते हैं, हम उन फार्मूलों को लगाते हैं और आंसर ले आते हैं। बट अगर हम उन फार्मूलों को देखें, वो फार्मूले कहां से आए हैं, कैसे आए हैं, क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, अगर उन चीजों पे आप ध्यान देंगे और तमाम तरह के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन पर आप उनको देखेंगे तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं उनमें जो फंडामेंटल्स या कॉन्सेप्ट्स पूछे गए हैं या जिन पर बेस वो प्रॉब्लम्स बनी है, वो अनडाउटेडली उन फार्मूलों में को डिराइव करते समय जो फंडामेंटल्स या कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं उन्हीं पर बेस्ड है वो। हम लोग क्या करते हैं कई बार एंट्रेंस एग्जाम के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जितने भी हैं, इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो, ऑब्वियसली मैथमेटिक्स मेडिकल में नहीं आएगा बट कुछ हद तक प्रॉब्लम बन जाती है फिजिक्स में, बट एक जनरलाइज वे में मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो बहुत हार्ड नट्स नहीं होती हैं, बहुत कठिन खेल नहीं होती हैं। आप यूजुअली पाएंगे कि वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बड़े छोटे छोटे बेसिक फंडामेंटल्स पर बेस्ड होती हैं। और वो फंडामेंटल्स वो होते हैं जो हमारी तैयारी के दौरान हमने जो फार्मूले पढ़े हैं, जो आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, जो सूत्र हमने पढ़े, उनको डिराइव करने में जो फंडास यूज हुए हैं, जो कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं, उनको डिराइव करने में जो कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं उन्हीं पर बेस्ड हैं। और हम क्या करते हैं, बहुत हाई फाई सी बुक उठाकर बैठ जाएं। कई लोग होते हैं बड़ी महंगी किस्म की पुस्तकें उठा के ले आते हैं कि साहब हम ये पुस्तक ले लेते हैं, वो पुस्तक ले लेते हैं, फलाना कोर्स ज्वाइन कर लिया, ढिमकाना कोर्स ज्वाइन कर लिया। मेरा प्रैक्टिकली ये एक्सपीरियंस है कि जब कोई भी चीज बनती है तो बड़ी छोटी छोटी सी स्टेप्स को मिलाकर बनती है। तो अगर आपके वो चीजें क्लियर हैं तो फिर आप कितने भी बड़ा खेल खेल सकते हो। और आप बहुत बड़ा खेल खेलने जाओ लेकिन आपकी अगर बेसिक चीजें हिली हुई हैं तो आपका काम खराब। तो मेरा पर्सनली बड़ा एम्फेसाइज रहता है इन सब छोटी चीजों पर। ये चीजें हो सकता है टाइम खाएंगी, समय लगाएंगी, लेकिन इनसे जितनी चीजें क्रिस्टल क्लियर होती हैं, जितनी अच्छी से समझ में आती हैं, उतनी और किसी तरीके से नहीं आती। बच्चों मैं वापस से प्रॉब्लम बना रहा हूं। मुझे क्या कहा है, मैं प्लेन को कुछ ऐसे बना लेता हूं। चलिए शायद मैं डायग्राम को इस तरीके से बनाऊं तो ज्यादा अच्छे से मुझे समझाने में आसानी रहेगी। बच्चों मुझे क्या कर रहा है, मुझे यहां पर इस प्लेन में इस प्लेन में मुझे कोई पॉइंट दे रखा है। ये लीजिए वो प्लेन में कोई पॉइंट जिसका पीवी मुझे गिवन है। मुझे इस प्लेन की इक्वेशन बतानी है। और जबकि ये कहा है कि कोई वेक्टर बी इस प्लेन के पैरेलल है और कोई वेक्टर सी भी इस प्लेन के पैरेलल है।
ये रहा वो प्लेन जिसकी इक्वेशन आपको बतानी है, और कोई वेक्टर बी इसके पैरेलल है, ऐसे कोई वेक्टर सी इसके पैरेलल है। अब आपको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। भाई आपको इस प्लेन की इक्वेशन बतानी है, जरा दिमाग लगाइए, आपको इस प्लेन की इक्वेशन बतानी है, जबकि आपको इस पे कोई पॉइंट गिवन है, मान लिया इस बात को। और क्या गिवन है आपको ये गिवन है कि इस प्लेन में कोई आपको इस प्लेन के पैरेलल कोई वेक्टर दे रखा है कि ये वेक्टर बी इसके पैरेलल है, ऐसे वेक्टर सी इसके पैरेलल है, ये आपको दोनों गिवन है, आपको प्लेन की क्वेश्चन बतानी है। अब आप जरा दिमाग लगाइए, हम क्या कर सकते हैं बच्चों, वेक्टर बी इस प्लेन के पैरेलल है, मतलब इस प्लेन में मैं कोई ऐसा वेक्टर ले सकता हूं जो बी के पैरेलल हो। वो कुछ लेमडा बी अगर लिख दिया जाए तो कोई हर्ज वाली बात तो नहीं है, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं कि किसी भी वेक्टर को मैं दूसरे वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस तभी कर पा सकता हूं जब वो दोनों पैरेलल हैं। अब वेक्टर बी इस प्लेन के पैरेलल है, मतलब इस प्लेन में कोई वेक्टर अगर मैं इस बी के पैरेलल लूं तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। मैं अगर मान लीजिए प्लेन ऐसा होता और वेक्टर ये बी ऐसा होता, जरा दिमाग लगाइए, बी ऐसा होता और ये प्लेन ऐसा होता, तो मैं क्या इस प्लेन में किसी वेक्टर को इस वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता था? नहीं कर सकता था। वन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ अनदर ओनली व्हेन दे टू आर पैरेलल टू ईच अदर। हो सकता है दोनों की डायरेक्शंस बिल्कुल अपोजिट होंगी, तो वो आप जब एक्सप्रेस कर रहे होगे तो वो जो कांस्टेंट आपने लिखा होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, वो बात मैं मानता हूं। लेकिन वन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ अनदर वेक्टर ओनली व्हेन द टू आर पैरेलल टू ईच अदर। इफ दे आर नॉट पैरेलल वी कैन नॉट से दैट दिस वेक्टर इज दीज मैनी टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर। चलिए, सो अगर ऐसा होता तो क्या मैं इस प्लेन में कोई ऐसा वेक्टर लिख सकता था जो इसके फॉर्म में हो? नहीं लिख सकता था। अब ये बी वेक्टर ऐसा है, तो इसी के पैरेलल कोई वेक्टर इस प्लेन में अगर मैं लेता हूं तो वो लेमडा बी होगा। इसी तरीके से सी के पैरेलल इस प्लेन में कोई वेक्टर होगा, सपोज ये लेमडा है तो इसको चलो म्यू लिख दिया मैंने, ये लीजिए म्यू सी लिख दिया मैंने, बिकॉज सी वेक्टर भी इस प्लेन के पैरेलल है, तो निश्चित रूप से इस प्लेन में ऐसा वेक्टर बनाया जा सकता है जो सी के पैरेलल हो, और सी के पैरेलल कोई वेक्टर क्या होगा? लेमडा सी। और यहां पर चूंकि लेमडा यूज कर चुके हैं इसलिए मैंने वहां पर म्यू सी लिख दिया। सो ये आपके पास आया, और मैं इस प्लेन में कोई पॉइंट पी लेता हूं जिसका पीवी मुझे फाइंड आउट करना है। मैंने इस प्लेन में कोई पॉइंट बी ले लिया और जिसका पीवी मुझे फाइंड आउट करना है, और कुछ ऐसे लिया मैंने ये पॉइंट बी पी कि ये पूरा क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम, एक समानांतर चतुर्भुज। ये क्या बन गया बच्चों? एक पैरेललोग्राम। मैंने पॉइंट ए से शुरू होने वाले कोई दो वेक्टर्स लिए, ये हो गया लेमडा बी वेक्टर, ये हो गया म्यू सी वेक्टर। इस प्लेन में मैंने कोई पॉइंट पी इस तरीके से लिया कि इन चारों को मिलाकर एक पैरेललोग्राम बन जाए। सो अब अगर ये म्यू सी है तो ये भी नेचुरल सी बात है बच्चों, म्यू सी होगा। अब आप यहां पर ट्राइंगल लॉ वेक्टर्स लगाइए। भाई ये जैसे ए है, मैंने ट्राइंगल लॉ वेक्टर्स लगाया फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, त्रिभुज के सदिश नियम से। सदिश नियम से अगर बात की जाए, सदिशों के त्रिभुज नियम से, सदिशों के त्रिभुज नियम से मैं बोल सकता हूं जो एपी वेक्टर होगा वो क्या होगा? ये वाला वेक्टर। भाई ए से पी तक डायरेक्ट जाऊं या पहले ए से यहां तक फिर यहां से यहां तक जाऊं, बात एक ही है। ये आ गया आपके पास। और एपी वेक्टर क्या होगा? अब पीवी ऑफ पी माइनस पीवी ऑफ ए। भाई एपी वेक्टर क्या होगा? अब पीवी ऑफ पी माइनस पीवी ऑफ ए, तो आपके पास में ये पिक्चर कुछ ऐसी आ गई। सो इससे क्या आ गया बच्चों? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। सो ये आपके पास में आ चुका। अब बच्चों इस प्लेन पर किसी पॉइंट का पीवी, सो ये आपके पास में क्या आ गई? इक्वेशन आ गई। भाई इक्वेशन का मतलब क्या होता है? अब प्लेन पे किसी पॉइंट का पीवी आप निकाल लीजिए। इक्वेशन की मदद से आप क्या करते हैं? अब प्लेन पर लाई करने वाले जो पॉइंट्स होते हैं या कर्व पर लाई करने वाले जो पॉइंट्स होते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स या उनके पीवी निकालते हैं, तो इस तरीके से आपके पास में पीवी आ जाएगा उसका। भाई मुझे कहा आप उस समतल की समीकरण ज्ञात कीजिए, मुझे कहा उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए जो कहां से पास हो रहा है? पॉइंट ए से पास हो रहा है।
जिसका पीवी आपको गिवन है, और जो वेक्टर बी और वेक्टर सी के पैरेलल है। भाई कोई इस प्लेन के पैरेलल कोई वेक्टर बी दे रखा है, कोई वेक्टर सी दे रखा है। सो आपने क्या करा, बी वेक्टर इस प्लेन के पैरेलल था, सो आपने पॉइंट ए से शुरू होने वाला कोई वेक्टर ऐसा ले लिया जो बी के पैरेलल है, तो बी के पैरेलल वेक्टर क्या होगा, लेमडा बी। इसी तरह से सी के पैरेलल आपने कोई वेक्टर ले लिया जो ए से शुरू हो रहा है, वो मैंने मान लिया लेमडा सी, पर चूंकि लेमडा यहां मान चुके थे इसलिए इसको म्यू सी ले लिया, इसको लेमडा ले लेते तो यहां आप लेमडा डैश कर लीजिए, म्यू कर लीजिए, के मतलब कोई कॉन्सेप्ट आपको लिखना है बेसिकली, ये लिख दिया आपने। अब प्लेन पे कोई पॉइंट आपने ले लिया जिसका पीवी क्या है, आर, जिसका पीवी क्या है, आर। सो आपने ट्रायंगल लॉ वेक्टर, भाई अगर ये म्यू सी है तो ये भी म्यू सी होगा। सो आपने यहां से यहां तक गए, फिर यहां से यहां तक गए, डायरेक्ट चले गए, बात है कि ट्रायंगल लॉ वेक्टर जिसे कहा जाता है, उस तरीके से अब पीवी ऑफ पी जो कि है आर माइनस पीवी ऑफ ए जो कि है ये, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में ये उस पॉइंट का पीवी मिल जाएगा, उस बिंदु का स्थिति सदिश मिल जाएगा, अर्थात आपको इस तरीके से प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। होप आपको ये बात समझ में आई है बच्चों, इससे कॉपी कर लीजिएगा। सो ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में इस प्लेन की इक्वेशन आ गई, और ये जो इक्वेशन आई है प्लेन की बच्चों, इस इक्वेशन को हम पैरामेट्रिक फॉर्म बोल सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं बच्चों इसको, इस प्लेन की इक्वेशन की पैरामेट्रिक फॉर्म, प्राचलिक रूप। यहां हमने दो पैरामीटर्स लिए, लेमडा और म्यू। एक्चुअली में क्या होगा, व्हेन यू विल पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लेमडा एंड म्यू, तो आपको इस प्लेन पर डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे आपने लेमडा बराबर 1 पुट कर दिया, म्यू बराबर 1 पुट कर दिया, तो आपको कोई पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे ही आपने लेमडा बराबर 1 पुट कर दिया, म्यू बराबर आपने 0 पुट कर दिया, तो आपको कोई पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे लेमडा बराबर -1 और म्यू बराबर 1 पुट कर दिया, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। और ये जरूरी थोड़ी ना है कि आपको इंटीग्रल वैल्यूज ही रखनी है, आप दोनों की वैल्यू 0 पुट कर दो, इसकी 1, इसकी -1, इसकी 2, इसकी -3, इसकी 3/2, इसकी 5/3, इसकी 7/2, इसकी -8/9। आप लेमडा म्यू की जो मर्जी वैल्यू रखते जाइए। भाई लेमडा की कभी आपने वैल्यू इंटीजर रखिए, नॉन इंटीजर रखिए, फ्रैक्शनल रखिए, पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव रखिए, रेशनल रखिए, इरेशनल रखिए। आप जब लेमडा और म्यू की डिफरेंट वैल्यूज इसमें रखते जाएंगे तो प्लेन पर आपको डिफरेंट पॉइंट्स के पीवीज मिलते जाएंगे। भाई आप जब कभी किसी कर्व की इक्वेशन लिख रहे हो, अर्थात आप एक ही काम कर रहे हो बच्चों, उस प्लेन पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर रहे हो, उस प्लेन पर आप किसी पॉइंट का पीवी निकाल रहे हो। सो व्हेन यू पुट डिफरेंट वेरियस वैल्यूज ऑफ डिफरेंट, से मतलब ये नहीं कि आप दोनों की वैल्यू सेम नहीं रख सकते। यू कैन पुट सेम वैल्यूज ऑफ लेमडा एंड म्यू, दोनों को रख दीजिए 1.5, दोनों को रख दीजिए -√3। सो व्हेन यू पुट various values of lambda and mu, obviously you will get various points lying over the plane. So ये जो प्लेन की इक्वेशन थी बच्चों, ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, ये कहलाएगी उसकी कौन सी फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, प्राचलिक रूप। हम इस इक्वेशन, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, हम जरा इसको एक और तरीके से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। भाई मुझे उस प्लेन की इक्वेशन बताइए जो पॉइंट ए से पास हो रहा है और बी और सी के पैरेलल है। सो ये आ गया बच्चों। अब आप एक काम कीजिए, आप एक ऐसा वेक्टर निकालिए, वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। आप बी और सी के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालिए। सो बी और सी के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, अब बी और सी के परपेंडिकुलर वेक्टर जो होगा वो होगा जनाब बी क्रॉस सी। भाई जब आप, वही बात अभी जो मैंने कही कि दो वेक्टर्स का जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो ऑब्वियसली आप एक ऐसा वेक्टर निकालते हो जो दोनों के परपेंडिकुलर है। सो बी क्रॉस सी आया। अब ये जो वेक्टर जो बी और सी के परपेंडिकुलर है, ऑब्वियसली ये वेक्टर बच्चों, ये जो वेक्टर होगा, दिस वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये समतल के भी लंबवत होगा। ये वेक्टर जो है बच्चों, ये बी और सी के परपेंडिकुलर जो होगा ये प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि ये रहा प्लेन, ये रहा बी और ये रहा सी। ये प्लेन आपको निकालना है, बी ये है, सी ये है। सो बी और सी के परपेंडिकुलर जो होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। भाई बी और सी इस प्लेन के पैरेलल हैं।
अब जो बी के परपेंडिकुलर है, जो सी के परपेंडिकुलर है, ऑब्वियसली वो इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा। सो ये आपके पास में कौन सा वेक्टर आ गया? ये वो वेक्टर आ गया जो प्लेन के परपेंडिकुलर, और प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर को मैं एन वेक्टर से जनरली एक्सप्रेस किया करता हूं। और मैं जानता हूं कि प्लेन की इक्वेशन जो होती है वो कुछ ऐसे लिखी जाती है, r माइनस r1 वेक्टर और डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। r माइनस r1 वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0 ये होती है। और इसको हम r1 क्या, वो पॉइंट जिससे प्लेन पास हो रहा है, अब यहाँ पे प्लेन किससे पास हो रहा है? a से। सो ये आ गया, और ये क्या, ये लीजिए बच्चों, एन वेक्टर की जगह ये लिख दिया। अब ये क्या होगा? r डॉट बी क्रॉस सी माइनस a डॉट बी क्रॉस सी, और उससे ये क्या आ गया बच्चों? ये हो गया r b c का STP, इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ये क्या हो गया बच्चों? ABC का STP, ये लीजिए। सो ये आपके पास में ऐसा प्लेन जो किसी पॉइंट A जिसका PV A वेक्टर है से पास हो रहा है, और जो वेक्टर्स B वेक्टर और C वेक्टर के पैरेलल है। सो ये भी उसकी फॉर्म है। वो फॉर्म जो थी बच्चों, वो भी अपने आप में प्लेन की इक्वेशन है, ये भी प्लेन की इक्वेशन है। बस अंतर ये है बच्चों कि ये जो है ये कौन सी फॉर्म कहलाएगी? दिस फॉर्म वी कॉल एज अ नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। बच्चों इसे अप्राचलिक रूप कहा जाता है। इसे कौन सी इक्वेशन कहा जाता है बच्चों? नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, अप्राचलिक रूप। वो प्राचलिक रूप है, ये नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म है। नोट डाउन कर लीजिएगा। हम इस पर सम भी कर लेते हैं। चलिए, मुझे ये कहा है कि एक प्लेन की इक्वेशन बताइए, एक प्लेन की इक्वेशन बताइए जो किसी ऐसे पॉइंट से पास हो रहा है जिसका पीवी है ये, और जो 2i प्लस जे प्लस 2k और 3i प्लस 2j माइनस 4k के पैरेलल है। डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस टू वेक्टर्स। बच्चों वीडियो को रोक करके कीजिएगा। अब देखिए क्या होगा, अगर मैं उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? r वेक्टर इज इक्वल टू क्या? a की जगह क्या लिखा आपने? माइनस 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या है बच्चों? भाई जिनके पैरेलल है आप ऐसा कुछ लिखते हैं, ये लीजिए। और यहां पर सी वेक्टर, और सी वेक्टर क्या? 3i कैप प्लस 2j माइनस 4k। ये आपके पास आया। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ चुका है, कॉपी कर लीजिएगा। अब ये तो हो गई इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म। और अगर मैं उसकी नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म लिखना चाहूं तो नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगी? आर वेक्टर, पहले आप उसमें अब बी क्रॉस सी निकालिए। तो बी क्रॉस सी कैसे निकलेगा? अब बी क्रॉस सी निकलेगा आई कैप जे कैप के कैप, और बी है 2 1 2 और सी है 3 2 माइनस 4। 3 2 माइनस 4 क्या मैंने सही लिखा है? सही लिखा है। और यहां पे मैं अगर कोई गलती कर जाऊं भैया तो उसको आप खुद से करेक्ट कर लीजिएगा। ये है -4 माइनस जे, 2 4 जार -8, 3 2 जार 6, बहुत अच्छी बात है। प्लस के, और ये 2 2 जार 4 -3 तो -8 आई प्लस 14 जे प्लस के। होप मैंने सही करा। सो ये बी क्रॉस सी आ गया आपके पास। ये कौन सी फॉर्म आ गई आपके पास में? ये बी क्रॉस सी निकाल दिया। बी क्रॉस सी हमारे पास में आ चुका है। अब आप एक काम कीजिए, हमने वो कौन सी फॉर्म लिखी थी? पैरामेट्रिक फॉर्म। ये पैरामेट्रिक फॉर्म थी बच्चों जो मैंने यहां पर लिखी हुई है, ये लीजिए। और ये नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म थी, ये रही। सो आर डॉट, और एक काम कीजिए, अभी ये तो आ गया आपके पास में। हाँ चलिए लिख ही देते हैं, आर डॉट बी क्रॉस सी। भाई एलएचएस पर क्या है? आर डॉट बी क्रॉस सी। और आरएचएस पे क्या है? ए डॉट बी क्रॉस सी। ए डॉट बी क्रॉस सी। सो आर डॉट और बी क्रॉस सी का जहां तक सवाल है तो वो क्या है? -8i कैप प्लस 14j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू ए। ए कहां गया? वो ये रहा।
सो ये लिखा मैंने 3i प्लस जे प्लस के डॉट बी क्रॉस सी जो होगा वो -8i कैप प्लस 14j कैप प्लस k कैप। अब आप क्या करेंगे, LHS तो चलिए जैसी थी वैसे की वैसे लिखी, 3 8 जार 24 प्लस 14 प्लस 1। होप मैंने सारा काम सही करा, और अगर गलत कर दूं भैया तो उसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। ये 38 और 139। सो ये आपके पास में r वेक्टर -8i कैप प्लस 14j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 39। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म। ये उसका सदिश रूप आ गया बच्चों। तो ये वेक्टर फॉर्म, ये नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म आ गई, वो पैरामेट्रिक फॉर्म आ गई। और अगर इसे कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना हो, तो यदि मुझे इसे कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना हो तो मैं कैसे करूंगा? यदि मुझे क्या करना हो बच्चों, इसे कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना हो, तो कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने क्या देखा था भाई, हम प्लेन पर कोई पॉइंट मान लेंगे एक्स वाई जेड, तो उसका पीवी हो जाएगा ये, तो उसका पीवी ये हो गया। ये लीजिए कुछ इस तरीके से। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा -8x प्लस 14y प्लस z इज इक्वल टू 39। सो दिस इज व्हाट इट इज नथिंग बट कार्टेशियन इक्वेशन। सो ये कार्टेशियन इक्वेशन आ गई आपके पास में, ये कार्टेशियन इक्वेशन आ गई। ये आपके पास में वेक्टर इक्वेशन आई, नॉन पैरामेट्रिक, और ये पैरामेट्रिक। तो किस तरीके से आप काम करेंगे मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका। चलो मैं अगर यहां पर एक और काम करूं बच्चों, यदि मुझे जो है यहां पर ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म है, इस पैरामेट्रिक फॉर्म को यदि मुझे नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज करने को दे दिया जाए तो मैं कैसे करूंगा? अगर सपोज करो मुझे ये पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखी है और मुझे ये कह दिया जाए कि पैरामेट्रिक फॉर्म को नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज करो, तो कैसे करेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। वीडियो को रोक करके आप खुद से कीजिएगा बच्चों। यू कन्वर्ट दिस नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, सॉरी पैरामेट्रिक फॉर्म इनटू पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म इनटू नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। हाउ आई कैन डू, हम देखें। सो मैं क्या करूंगा बच्चों, इसे कैसे करूंगा? मुझे बड़ा सिंपल सा काम होगा, कोई बहुत कठिन काम नहीं होगा मेरे पास में। मैंने क्या करा, पहले पैरामेट्रिक फॉर्म निकाली और फिर मैंने इसे कंपेयर किया। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। जब मैं इससे कंपेयर करूंगा तो मेरे पास में ए ये आ जाएगा, अब बी ये आ जाएगा, सी आ जाएगा। ऐसा तो ये प्रॉब्लम में दे रखा था, बट बाई चांस अगर सपोज कीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी दे रखी होती और जिसमें आपको पैरामेट्रिक फॉर्म ही दे रखी होती और आपसे बोलते कि नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में तब्दील कीजिए, तो आप क्या करते? फिर क्या करेंगे आप इससे कंपेयर कर लेंगे। आप लिखेंगे कंपेयरिंग विद दिस, तो आपको ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया। इससे आपको मालूम है कि आप ये जो प्लेन है जनाब वो इस पॉइंट से पास हो रहा है और वो इसके और इसके पैरेलल है, तो उस पर एन वेक्टर क्या होगा? उस पर एन वेक्टर होगा बी क्रॉस सी। सो आप बी क्रॉस सी निकालेंगे और बी क्रॉस सी कैसे निकलेगा? वही आई जे के 2 1 2 3 2 -4। इससे बी क्रॉस सी निकल जाएगा। बी क्रॉस सी निकल गया, सो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आपके पास में जो है वो इक्वेशन आ जाएगी, ये आ जाएगी नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। सो हाउ आई कैन ट्रांसफॉर्म, कन्वर्ट पैरामेट्रिक फॉर्म इनटू नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। एक प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं, और पर पहले ये जरूर कॉपी कर लीजिए। अब मुझे अगर कहा है बच्चों कि किसी प्लेन की इक्वेशन है लेमडा -2 म्यू आई कैप, 2 लेमडा प्लस म्यू जे कैप और 3 लेमडा माइनस म्यू इंटू के कैप। मुझे एक प्लेन की इक्वेशन ये गिवन है और मुझे कहा है कि आप एक काम कीजिए, इस इक्वेशन को नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज कीजिए। वीडियो को रोकिए और करिए। अब जरा देखिए, ये आपके पास में जो इक्वेशन है, इसे एक काम कीजिए, लेमडा का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए लेमडा आई, फिर ये हो जाएगा 2 लेमडा जे
और फिर ये हो जाएगा 3 लेमडा के, भाई लेमडा लेमडा वाले सभी टर्म्स को एक साथ लिख दिया। ऐसे ही म्यू वाले टर्म्स को एक साथ लिखेंगे तो -2 म्यू आई प्लस म्यू जे माइनस म्यू के, ये हो गया। और आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या, लेमडा कॉमन निकाल दिया तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये आ गया। और यहां से मैं अब म्यू को कॉमन निकालूं तो ये हो गया -2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, इस तरीके से हो गया। अब मैं इसे कंपेयर करता हूं, आर वेक्टर इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा कंपेयरिंग। अभी मैंने इसको परफेक्ट उस फॉर्म में लेकर आ गया, और जो फॉर्म होती है, नाउ आई एम गोइंग टू कंपेयर इट, कंपेयरिंग विथ आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस म्यू इंटू सी वेक्टर। इससे कंपेयर करूंगा तो मैं क्या पाऊंगा बच्चों, मैं इसे आर वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वो जो ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो, इससे अगर कंपेयर करूंगा सो ए वेक्टर तो कितना आ गया 0 वेक्टर। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो प्लेन है ये कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, ये मूल बिंदु से गुजर रहा है। आई कैन से दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये प्लेन कहां से पास हो रहा है बच्चों, ओरिजिन से पास हो रहा है। चलिए ओरिजिन से पास हो रहा है ये, और फिर इससे है, और ये प्लेन इससे पास हो रहा है एंड इज पैरेलल टू वेक्टर्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड -2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ये आएगा हमारे पास में, क्या ये आएगा, बिल्कुल। सो एन वेक्टर क्या होगा, एन वेक्टर होगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। क्यों, क्योंकि जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, या यूं कहा जाए कि जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा वो प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये आपके पास में आई है, ये जे है, ये के है, ये 1 2 3 आहा -2 1 -1 आहा। सो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये एन वेक्टर आ जाएगा। सो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी बच्चों, आर वेक्टर माइनस 0 वेक्टर डॉट अब बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। वो एन क्रॉस, वो एन से आ जाएगा, वो एन जो आया वो यहां रखेंगे हम। सो ये आपके पास में प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। सो ये आपके पास में कौन सी इक्वेशन बन गई, वेक्टर उसकी नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म आ गई। तो हाउ टू कन्वर्ट पैरामेट्रिक इनटू नॉन पैरामेट्रिक, मेरे ख्याल समझ में आ गया। भाई नॉन पैरामेट्रिक से पैरामेट्रिक पे प्रॉब्लम बने वो संभव नहीं है, क्योंकि हमको जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, सपोज ये आपके पास में पैरामेट्रिक है, सपोज नॉन पैरामेट्रिक है, मैं बार बार गलत बोल रहा हूं, ये लीजिए, ये मुझे किसी प्लेन की इक्वेशन ऐसी की बना और बोल रहा है कि चलिए साहब इसको नॉन पैरामेट्रिक, सॉरी इसको पैरामेट्रिक में चेंज कीजिए। तो पैरामेट्रिक में चेंज कैसे करेंगे, मुश्किल आनी ही है, क्योंकि हमको ऐसे कोई दो वेक्टर सोचने पड़ेंगे जिनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये, अब वो तो बड़ा भारी वाला तुक्का हो गया कि ऐसे कोई दो वेक्टर सोचो जिनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये हो, क्योंकि ये किससे आता है, ये एन वेक्टर होता है, और एन वेक्टर क्या होता है, एन वेक्टर होता है बी क्रॉस सी। सो ऐसे कौन से दो वेक्टर्स होंगे जिनका क्रॉस मल्टीप्लाई ये, अब उन दोनों में से एक भी नोन होता तो चलो अपन को दिमाग लगाने की कोशिश करते, पर यहाँ तो दोनों ही अननोन है तो वो तो संभव नहीं है। तो इसीलिए आपको नॉन पैरामेट्रिक को पैरामेट्रिक में कन्वर्ट करने को दे वो तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ पैरामेट्रिक को नॉन पैरामेट्रिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको समझ में आ चुका। और उसको कार्टेशियन फॉर्म में अगर चेंज करने को दे दिया जाए तो हमने अगर इसी प्लेन की इक्वेशन को मुझे कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने को दे देते तो मैं क्या करता, अगर मुझे इसी को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने को देते तो मैं क्या करता, पहले उस पैरामेट्रिक फॉर्म को नॉन पैरामेट्रिक में चेंज करता और फिर उस नॉन पैरामेट्रिक से वो एक वेक्टर फॉर्म सिंपल सी बन के आ जाती, और फिर मैं उसे कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने के लिए आर की जगह एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप मान लेता, कर लेता, आ जाता। मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा। हम यहां पर अगर ये जो प्लेन हमें दे रखा है, ये जो समतल हमें दे रखा है, इसकी हमें पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखी है, नॉन पैरामेट्रिक में कैसे चेंज करते ये आपको समझ में आ चुका। कार्टेशियन फॉर्म में देते तो क्या करते तो समझ में आ गया, लेकिन हम अगर डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म में ही लाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, जरा उसकी भी कोशिश करके देखते हैं। भाई इफ आई वांट टू कन्वर्ट this parametric form of equation of plane into Cartesian form directly without bringing this equation into non-parametric form in vector expression, तो मैं क्या करूं, कोशिश करते हैं। तो हम प्लेन पर कोई पॉइंट मान लेंगे x y z कोऑर्डिनेट्स वाला। सो नेचुरल सी बात है उसका पीवी ये होगा,
ये होगा बच्चों, अब ये लेमडा माइनस 2 म्यू इंटू आई कैप प्लस 2 लेमडा प्लस म्यू इंटू जे कैप प्लस 3 लेमडा माइनस म्यू इंटू ये। अब आप इसे कंपेयर कीजिए बच्चों। अगर आप इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, भाई मैंने प्लेन पे कोई पॉइंट मान लिया जिसका पीवी मैंने सपोज कर लिया एक्स वाई जेड, तो उस प्लेन के उसके जो पीवी होगा वो यही होगा। अब आप कंपेयर कीजिए तो एक्स बराबर क्या होगा, लेमडा माइनस 2 म्यू। एक्स बराबर क्या होगा बच्चों, लेमडा माइनस 2 म्यू होगा। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। यूं मैं इसे लिखूं कि लेमडा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू एक्स, ये आ चुका। और ऐसे ही 2 लेमडा प्लस म्यू इज इक्वल टू वाई, ये आ चुका। ये दो इक्वेशन भाई, लेमडा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू एक्स और 2 लेमडा प्लस म्यू इज इक्वल टू कितना बच्चों, वाई। और एक काम कीजिए, 3 लेमडा माइनस म्यू इज इक्वल टू जेड, ये इक्वेशन नंबर 3। अब आप एक काम कीजिए, इन तीनों इक्वेशंस में वेरिएबल्स आपके पास में 2 हैं, लेमडा और म्यू, इनको सॉल्व कर लीजिए। एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। जब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, हम फर्स्ट सेकंड को भी सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड थर्ड को भी कर सकते हैं, थर्ड फर्स्ट को भी कर सकते हैं। मैं फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लूं, या सेकंड थर्ड को, या थर्ड सेकंड को सॉल्व करना मेरे को इसलिए आसान लग रहा है कि जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा, सेकंड और थर्ड को, तो प्लस म्यू से माइनस म्यू कैंसिल हो जाएगा और लेमडा इज इक्वल टू आएगा y प्लस जेड अपॉन 5। लेमडा इक्वल टू कितना आ गया, y प्लस जेड अपॉन 5 आ चुका। अब ये जो लेमडा की वैल्यू आई, उसे इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। मैं यहां रख देता हूं। जब मैं यहां रखूंगा तो 2 इंटू वाई प्लस जेड अपॉन 5 प्लस म्यू इज इक्वल टू वाई। बहुत खूबसूरत बात है ये तो। अब क्या होगा बच्चों, इस पूरे को उधर ले जाओ तो म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, अब म्यू इक्वल टू आएगा वाई माइनस 2y प्लस 2z अपॉन 5। यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इसमें से जाएगा तो 3y बचेगा, 3y माइनस 2z अपॉन 5। सो व्हाट अबाउट दिस, दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ म्यू। सो आपके पास में म्यू की वैल्यू आ गई, आपके पास में लेमडा की वैल्यू आ गई। अब ये जो म्यू और लेमडा की जो दोनों वैल्यूज आपके पास में आई हैं, लेमडा आपने निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ वाई और जेड, म्यू निकाल दिया वाई और जेड। अब ये दोनों वैल्यूज जो आई हैं, इन दोनों वैल्यूज को आप इक्वेशन नंबर 1 में रखिए। सो लेमडा की वैल्यू क्या है बच्चों, वाई प्लस जेड अपॉन 5 माइनस 2 म्यू, और म्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3y माइनस 2z अपॉन 5 इज इक्वल टू एक्स। होप मेरा सारा कैलकुलेशन वर्क सही है। अब एलसीएम वेलसीएम ले लीजिए, आराम से सिंप्लीफाई कर लीजिए। यू विल गेट एन लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई एंड जेड। आपके पास में बच्चों एक्स वाई जेड में एक लीनियर इक्वेशन बनकर आ जाएगी, वो कार्टेशियन फॉर्म होगी। अब आप उस कार्टेशियन फॉर्म को फिर वेक्टर फॉर्म में चेंज कर दो तो वो उसका नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया। तो ये भी तरीका सही है। सो अगर हमें कोई पैरामेट्रिक इक्वेशन को नॉन पैरामेट्रिक में करना हो तो कैसे करेंगे, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर से कंपेयर कर लीजिए, या इस तरीके से आप कर सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में लिया फिर उसको पैरामेट्रिक, उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, या पहले वेक्टर फॉर्म में नॉन पैरामेट्रिक कर दें फिर ये कर दें। तो और अब मैंने तो ये तरीके बताए बच्चों, हो सकता है आपके जहन में जो है कोई और भी तरीका आ रहा हो, क्योंकि भाई ये तो मैथमेटिक्स है। और मैथमेटिक्स में क्या होता है, बेसिकली हम एक ही प्रॉब्लम को कई तरीकों से कर सकते हैं। भाई मेरे जहन में ये तरीका है, आपके जहन में कोई और तरीका आ रहा हो।